हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 6 नवंबर करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, इनको आप डेली बेसिस पर कवर करते रहिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। बताना चाहूँगा गाइस कि जूनियर असिस्टेंट के लिए, यानी कि उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी निकली है, उसके एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो ग्रुप चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर, कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, अलग अलग राज्य की जो सरकारें हैं, जो गैर बीजेपी राज्य हैं, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वो राज्य जो हैं, लोगों को लुभाने के लिए एक बहुत ही अच्छी, हालांकि ये मैं इसके फेवर में हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू कर रहे हैं। तो पंजाब कैबिनेट ने फ्राइडे को गो अहेड कहा है एक नोटिफिकेशन को, जिसमें इंप्लीमेंट किया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब देखिए, आप इस तरह से मान के चलिए कि 2004 में उस टाइम पे जो एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर में, उन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको ख़त्म कर दिया था और बाद में एक न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी 1 अप्रैल 2014 से, तो 2004 से। तो इसको कुछ इस तरह समझिए कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है, वो 60 ईयर्स की एज में जाकर रिटायर होता है और उसके हाथ में न्यू पेंशन स्कीम के तहत अगर महीने में सिर्फ 700 रुपये, 900 रुपये या 1000 रुपये उसके अकाउंट में आ रहे हैं, तो उससे वो काम कैसे चलाएगा। अगर एक व्यक्ति अपनी जब वो पूरी उम्र पार कर लेता है, 60 ईयर्स में जाके वो रिटायर होता है, तो उसके बाद वो क्या नया काम जोड़े जिससे कि वो आगे अपना परिवार चला पाए, या अपने आप को और अपना जिसको उसका स्पाउस है, यानी उसकी वाइफ होगी, या अगर लड़की जॉब में है तो उसके हस्बैंड होंगे, तो वो आगे की ज़िंदगी किस तरह से जिएंगे, सरकार को ये भी सोचना होगा। ये कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में होता है। पहले लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए चार्म रखते थे, वो इसीलिए रखते थे क्योंकि 60 ईयर्स के बाद उनके पास एक एश्योरिटी होती थी कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिलता रहेगा पेंशन के रूप में, जिससे कि वो अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो डिसीजन लिया गया है, जो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैं पंजाब के, उन्होंने, उनकी अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में ये मीटिंग हुई, उसमें डिसीजन लिया गया। और एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एनकरेज भी करेगी कि वो अच्छे से अच्छा काम करें और नया जो टैलेंट है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ आए। OPS वॉज एबॉलिश्ड बाय द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट, NDA-1 की जो गवर्नमेंट थी, जिस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, एट द सेंटर इन 2003। और NPS जो आया था, नेशनल पेंशन स्कीम जो आई थी, वो 1 अप्रैल 2004 से आई थी। इसको बाद में फिर जो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी उसको आगे खींचती रही। गवर्नर के ऊपर बात की जा रही है, क्योंकि गवर्नर का जो पद है हाल ही में चर्चाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहा है, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि गवर्नर का जो पद है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो गया है, विवादास्पद भी हो गया है। क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी गैर बीजेपी राज्य हैं, वहाँ पर जो भी सेंटर की तरफ से गवर्नर लगाए गए हैं, उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में मतभेद रहता है वहाँ की प्रेजेंट सरकार से। चाहे हम केरला का केस देखें, चाहे हम पौंडीचेरी का केस देखें, चाहे दिल्ली का केस देखें, जहाँ जहाँ पर भी दूसरी दल की सरकारें हैं, बीजेपी सरकारें नहीं हैं, और वहाँ पे जो गवर्नर लगाए गए हैं उनमें मतभेद बहुत ज़्यादा रहा है। आर्टिकल 153 ये प्रोवाइड करता है कि गवर्नर फॉर ईच स्टेट, आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट में, हर राज्य में एक गवर्नर होगा, एंड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 154
जो एग्जीक्यूटिव पावर है यानी कि आर्टिकल 154 ये कहता है कि जो स्टेट है, राज्य के अंदर जो भी काम होगा वो किसके नाम पे होगा? गवर्नर के नाम पे होगा। आर्टिकल 154 का क्लॉज 2 सब क्लॉज ए ये कहता है कि प्रोहिबिट द गवर्नर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एनी फंक्शन कन्फर्ड बाय एग्जिस्टिंग लॉ ऑन एनी अदर अथॉरिटी। तो आर्टिकल 154 का क्लॉज 2 सब क्लॉज ए ये भी कहता है कि गवर्नर जो है, गवर्नर को रोका जाता है कि वो कोई भी काम नहीं करेगा, मतलब प्रोहिबिट करेंगे गवर्नर को किस चीज़ से? एनी फंक्शन कन्फर्ड बाय एग्जिस्टिंग लॉ ऑन एनी अदर अथॉरिटी, यानी कि कोई अगर एग्जिस्टिंग लॉ है तो उसके अलावा कोई आप कानून नहीं बनाएंगे। आर्टिकल 163 ये फिर ये कहता है कैटेगोरली, ये प्रोवाइड करता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एक मंत्री परिषद होगा राज्य के अंदर जो चीफ मिनिस्टर जिसको हेड करेंगे और वो डायरेक्शंस देंगे या वो कह सकते हैं वो कुछ गाइडेंस देंगे किसको? गवर्नर को। टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, यानी कि वो एड देंगे और एडवाइस देंगे। बेसिकली बात यह है कि गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर की जो रिकमेंडेशंस होंगी उसी बेसिस पे वो काम करेंगे। एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज़ बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन, यानी कि अपने डिस्क्रिशन के अलावा कि कुछ भी ऐसा काम है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन की ज़रूरत है तो वो सारे काम चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे करेंगे। कोई चीज़ ऐसी आती है जहाँ पे गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन लगा सकता है, यानी कि अपनी विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, तो वहाँ पे गवर्नर अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और अनदर केस में ये कहा था 1974 में कि द गवर्नर एक्सरसाइजेज ऑल हिज पावर्स एंड फंक्शंस बाय मेकिंग रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस। अब देखिए गवर्नर क्यों लगाया गया है? गवर्नर राज्य के अंदर इसलिए लगाया जा रहा है जिससे कि वहाँ पर जो काम है वो तरीके से हो सके। इसलिए गवर्नर जो होता है वो अनइलेक्टेड होता है, कि उसको लोगों के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता या इलेक्ट नहीं किया जाता, वो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा, बेसिकली कहें कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इनको हम रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं कि किस तरह से जो काम होगा राज्य के अंदर उनको आसान बनाया जा सके, क्या रूल्स ऑफ बिजनेस हो सकते हैं, तो उस हिसाब से काम करा जा रहा है। कोर्ट हाउएवर एम्पलीफाइड दैट वेयर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जहाँ जहाँ पर भी संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति या गवर्नर को सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है, संतुष्टि की ज़रूरत है किसी डिसीजन लेने में, एज द केस में भी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 123 है, 213 है, यहाँ पे ऑर्डिनेंस लगाया जाता है, आर्टिकल 311 है, क्लॉज 2 है, उसके बाद फिर प्रोविजो सी भी है, इसका आता है, 317 है, 352 है, 356 है और 360 है। सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब हुआ? सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और ऑफ द गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस अंडर द कैबिनेट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन का मतलब है, सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि गवर्नर की या राष्ट्रपति की जो सेटिस्फैक्शन होगी किस सेंस में होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में होगी, यानी कि भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें रहते हुए उनकी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। द कोर्ट वेंट on to hold that the discretion conferred on the governor means that as the constitutional or formal head of the state the power is vested in him, यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल या फॉर्मल हेड देखें, देखिए अब जो गवर्नर है राज्य का हेड तो वो ही है, लेकिन वो एक नॉमिनल हेड होता है। जो असली जो हेड होता है वो तो चीफ मिनिस्टर होता है जो काम करेगा। भारत में ऐसे ही चलता है। प्रेसिडेंट भी नॉमिनल हेड है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। एंड दैट इट इज़ ओनली इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर आर्टिकल 356 कि गवर्नर जो हैं वो कहते हैं एड एंड एडवाइस पे कि भाई यहाँ पर आर्टिकल 356 यूज़ किया जाना चाहिए, यानी कि राज्य के अंदर जो मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो फेल हो गई है और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाइए। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम एट प्रोवाइडिंग अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। संविधान का ये मकसद नहीं है कि गवर्नर लगाए जाने से वो कोई एक समानांतर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन है, समानांतर प्रशासन को प्रदान करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसा नहीं होगा कि चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, गवर्नर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऑफिसर्स जो होंगे वहाँ पे वो काम कर ही नहीं पाएंगे। काम दोनों में से एक को ही करना है, बेसिकली चीफ मिनिस्टर ही काम करते हैं। वो अलग बात है कि गवर्नर के नाम पे करना है और गवर्नर को उसमें अपनी सर्वसम्मति देनी है। बेसिक फिलॉसफी इज़ दैट इन अ डेमोक्रेसी, की एक लोकतंत्र में जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एग्जीक्यूटिव एक्ट एंड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोन रिप्रेजेंट्स अ रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। यानी कि जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये है कि किसी एक डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो मिनिस्टर्स को लोगों द्वारा चुना जा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें कि एग्जीक्यूटिव यानी कि जो
एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो कार्यपालिका है वो जो भी काम कर रही है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोन रिप्रेजेंट्स अ रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, वो ही एक सरकार को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में या यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है उसने सभी इंडिविजुअल्स को दर्शाने के लिए शी का या हर का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, महिला सशक्तिकरण के नाम पे या महिला एम्पावरमेंट के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज़ में जो फीमेल या फेमिनाइन वाले जो शब्द हैं उनको यूज़ कर रहे हैं या उनकी जैसी जो चीज़ें हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। फिर बात आर्टिकल 14 की भी आती है। मान लेते हैं राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो राइट टू इक्वालिटी में भी तो ये हनन है कि अगर हम पुरुषों को हम ही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, महिलाओं को हम शी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि अब सरकार क्या कर रही है, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण के रूप में उनके नाम पे हम क्या कर रहे हैं, अब सभी को हम शी के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो। तो अब अगर ऐसा कर रहे हैं तो पहले भी आर्टिकल 14 का इस्तेमाल नहीं हो रहा था और अभी भी आर्टिकल 14 का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर हम पहले ही कह रहे थे कि सिर्फ ही यूज़ करके हम लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, आर्टिकल 14 का हनन यहाँ पे हो रहा है, तो आर्टिकल 14 का हनन तो अभी भी हो रहा है। यानी हमें कुछ ऐसा शब्द निकालना चाहिए जो ही के लिए भी इस्तेमाल हो सकता हो और शी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता हो। तो अब ये पढ़ लेते हैं एक बार, ये ज़रूरी है पढ़ना कि ऐसा क्या कर रहे हैं वो, कि पहली बार जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसके अंदर 2022 का जो रिलीज़ हुआ है उसमें जो शी है और हर है उसको सभी इंडिविजुअल्स के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, यूज़ किया गया है। चाहे कोई पर्सन ही हो, हिम हो, हिज हो, उसकी जगह भी हमने शी का और हर का ही इस्तेमाल करा है। नेक्स्ट आता है भारत ने और रशिया ने एग्री किया है टू डीपन कोऑपरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म एट यूनाइटेड नेशंस। तो काउंटर टेररिज्म पे यानी कि आतंकवाद के खिलाफ इंडिया ने और रशिया ने कि वो अपना सहयोग को डीपन करेंगे, उसको और मजबूत बनाएंगे यूनाइटेड नेशंस में, ये कहा है। इंडिया की प्रेसिडेंसी होने जा रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की दिसंबर में, तो भारत और रशिया ने ये एग्री किया है कि वो डीपन करेंगे अपना कोऑपरेशन यानी अपना सहयोग को बढ़ावा देंगे काउंटर टेररिज्म के इश्यूज़ पे और एनहेंस करेंगे बायलेटरल कोऑर्डिनेशन एट दी यूनाइटेड नेशंस। फिर आता है श्रीनगर सेट फॉर अ 980 करोड़ रुपए का मेकओवर। अब देखिए, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के अंदर 980 करोड़ लगभग 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। हिस्टोरिकल और कल्चरल कैरेक्टर जो है कश्मीर का, श्रीनगर का, जम्मू कश्मीर में, जो कि अपना में समर कैपिटल है विद अराउंड 4000 ईयर्स ऑफ रिटर्न हिस्ट्री, इज सेट फॉर अ रीवैम्प। अंडर दी 980 करोड़ श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, श्रीनगर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है विद इट्स वाटर बॉडीज़। अब देखिए वहाँ पे वाटर बॉडीज़ बहुत हैं, जैसे कि हम डल झील देखते हैं, बहुत ही फेमस है। मुगल एरा के जो गार्डन्स हैं और ब्रिटिश एरा के जो बॉलवार्ड्स हैं, बॉलवार्ड्स होते हैं जैसे कि होटल टाइप्स के जो होते हैं, और बंगलो हैं वहाँ पे, विल अचीव मैनी फर्स्ट ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। यानी कि कई सारे चीज़ों में तब्दील होने जा रही है अगले 6 महीनों में, इन 6 मंथ्स, इंक्लूडिंग बेटर अर्बन मोबिलिटी एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। अब देखिए क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं। अर्बन मोबिलिटी यानी कि शहर के अंदर जो मोबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, वहाँ पे जो हेरिटेज साइट्स हैं, पुरातत्व विभाग की जो साइट्स हैं उनका कंजर्वेशन करना है। पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवेज यानी कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो पाथवे होता है उस तरह से हमें डेवलपमेंट करना है। मार्केट का डेवलपमेंट होगा और एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आएगा। कहा जा रहा है कि 2023 के मार्च महीने में श्रीनगर का जो पोलो व्यू मार्केट होगा, जो चिनार ट्रीज़ के शेड में लोकेटेड है, वहाँ पर बहुत ही शानदार एक कॉलोनियल डिस्प्ले आएगा। 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय फॉर्मर JNK प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद। जो पोलो व्यू मार्केट है वो वैली का यानी कि कश्मीर का पहला वेल इक्विप्ड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली मार्केट होगा, जिसको टूरिस्ट के एक्सपीरियंस के लिए, जैसे टूरिस्ट का जो वहाँ पे ख़रीदारी का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर हो सके, इसलिए बनाया जा रहा है। भारत ने प्रपोज किया है कि एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनेगा जिससे कि हम टेरर से लड़ सकें, आतंकवाद से लड़ सकें। इसके वजह से जो वहाँ पे प्रतिनिधि हैं वो सब आश्चर्यचकित रह गए हैं। इंडिया ने प्रपोज किया है कि एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए फॉर नो मनी फॉर टेरर के नाम से, NMFT, एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है इन ऑर्डर टू सस्टेन द ग्लोबल फोकस ऑन काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, कि जिसके वजह से जो पूरे विश्व में टेररिज्म फैल रहा है, आतंकवाद फैल रहा है, उसकी जो फाइनेंसिंग है, उसको जो पैसा वित्त पोषण जो उसका जो हो रहा है वो उस पर रोकथाम लगाई जा सके। अंडमान और निकोबार में कहा जा रहा है कि अंडमान ने कहा है कि एक GI टैग चाहिए उसको निकोबारी होडी के लिए। ये अपना में एक बोट है ये, और देख सकते हैं कितनी लंबी बोट है ये, तो इस बोट के लिए वो GI टैग चाहता है।
तो जीआई रजिस्ट्री जो है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई में है ये। उसने एक एप्लीकेशन रिसीव करी है ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल अंडमान निकोबार आइलैंड से कि उनको जीआई टैग चाहिए, किससे? निकोबारी होडी बोट से। अपना में एक नाव है, बोट है। ये पहली एप्लीकेशन है यूनियन टेरिटरी से जो अपने किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग चाहता हो, यानी कि अंडमान निकोबार से पहला प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन आई है। होडी अपना में निकोबारी जो वहाँ पे ट्राइब है उसकी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, यानी कि जो पारंपरिक उनका एक ये क्राफ्ट है। आउट्रिगर कैनॉय है, वेरी कॉमनली ऑपरेटेड इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो जो निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे बहुत ही आम तौर पर ये चलती है। जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए बिल्डिंग अ होडी आर बेस्ड ऑन इंडिजिनस नॉलेज, यानी कि जो स्वदेशी जो नॉलेज है, इंडिजिनसली है, चलती आ रही है हर परंपरा से, वंशानुगत है, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश पे नॉलेज आती जा रही है। और निकोबारीज ने अपने फोर फादर्स से, यानी जो अपने उनके पूर्वज हैं उनसे ये जो कला है, इसको बनाने की टेक्निकल स्किल है, उसको प्राप्त किया है। होडी इज़ बिल्ट यूजिंग आइदर लोकली अवेलेबल ट्रीज। अब देखिए बनाई किससे जाती है, या तो जो लोकली वहाँ पे जो आइलैंड पे जो अवेलेबल पेड़ होते हैं या तो उनसे बनती है, या जो नियर बाय आइलैंड्स हैं, आसपास के जो द्वीप हैं, उनसे ये लकड़ी लेके बनाई जाती है। द टूहेथ अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज अंडर अ हेड मैन कंसिडर द होडी एन एसेट। एक जो टूहेथ हैं, जो एक परिवारों का एक समूह होता है, वो मानता है कि जो होडी है ये उसके लिए अपना में एक एसेट है। होडी रेसेस आर हेल्ड बिटवीन आइलैंड्स एंड विलेजेस। और वहाँ पे जो निकोबार ग्रुप के जो आइलैंड्स हैं, वहाँ पे जो गांव हैं, तो वहाँ पे होडी की रेस भी की जाती है, जिससे कि जिस तरह से इस तरह से माने जैसे कि ओनम का जो फेस्टिवल होता है केरला के अंदर, और वहाँ पर जब बोट रेस होती है लगभग कुछ इस तरह से यहाँ पर भी बोट रेस की जाती है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्स से स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ है कि GS3 में देखें तो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट उड़ा है इसरो के स्पेसपोर्ट से। तो विक्रम एस नाम दिया गया है, भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, जो इसरो का जो लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा से, वहाँ पे इसने उड़ान भरी है। इसको डेवलप किया है हैदराबाद के बेस्ड एक स्टार्टअप है, इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। 6 मीटर ऊंचा एक व्हीकल है जिसने पीक एल्टीट्यूड 89.5 किलोमीटर्स पकड़ा, और उसके बाद ही 5 मिनट बाद बे ऑफ बंगाल में गिर गया। इस मिशन को प्रारंभ कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। जो रॉकेट है विक्रम एस अपना में एक सिंगल स्टेज का रॉकेट था, सॉलिड फ्यूल था, सब ऑर्बिटल रॉकेट था, जिसको 2 साल के द्वारा बनाया गया है, 2 साल के दौरान बनाया गया है। कार्बन कंपोजिट मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है, और 3D प्रिंटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए गए थे। इसका जो लिफ्ट ऑफ मास था वो 545 किलो था, और जो पेलोड का मास था इसके अंदर, यानी जो सामान रखा जा सकता था पेलोड, वो 80 किलो का सामान इसके अंदर रख सकते थे। विक्रम एस कैरीड विद इट 3 कस्टमर पेलोड्स। 3 कस्टमर थे, तो उन लोगों ने अपना सामान भिजवाया, अपनी सैटेलाइट्स भिजवाई हैं इसके अंदर, विच विल मैप द मेजरमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन फ्लाइट पैरामीटर्स एंड पेलोड इंटीग्रेशन प्रोसेसेस। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट थी ये, जिससे कि वो कंपनी ये शोकेस कर सके कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, और किसी प्राइवेट कंपनी के लिए ये अचीवमेंट प्राप्त कर पाना भारतीय कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। रॉकेट विल हेल्प वैलिडेट द टेक्नोलॉजीज दैट विल बी यूज्ड इन द सब्सिक्वेंट विक्रम 1 ऑर्बिटल व्हीकल ऑफ स्काई रूट। तो विक्रम 1 के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, अगर ये रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है तो उससे इन सब चीज़ों की प्रामाणिकता आ गई है कि अब ये कंपनी अच्छे से काम कर पाएगी। इसको फाउंड किया है पवन कुमार चंदना ने और नाग भरत डाका ने 2018 में स्काई रूट एरोस्पेस के नाम से। ये अपने आप में 2 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग स्पेस स्टार्टअप है। नेक्स्ट आता है स्वीट नॉट प्रोटीन इन बैम्बू फ्रूट्स ट्रिगर्स रैट बूम। ये देखा जा रहा था कि कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जहाँ पर बैम्बू उगता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर बैम्बू फ्रूट्स उगते हैं। उस फल के वजह से वहाँ पर जो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, उसके वजह से वहाँ पे जो चूहों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। तो एक स्टडी जो 13 साल तक चली है, उसने ये कहा है कि लाइट ऑन फ्लावरिंग इन मेलोकाना बसिफेरा, जो कि अपने आप में ट्रॉपिकल बैम्बू की एक स्पीशी है, प्रजाति है, that has long fascinated researchers for its association with the occurrence of bamboo death, या रेड फ्लड्स भी कहते हैं इसको, और फेमाइन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट भारत में। यानी कि जिस टाइम पे बैम्बू में फ्रूट आते हैं, फल आता है, उस टाइम पे चूहों की जनसंख्या वहाँ पे बहुत बढ़ जाती है। तो पहले तो वे चूहे क्या करते हैं, ये सब फल खा जाते हैं, और बाद में जब ये ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद जो वहाँ पे फसलें उगती हैं, फिर वे चूहे उनको भी खा जाते हैं। तो रिसर्चर्स ने इंडिकेट किया है कि एक रिलेशन है शुगर कंटेंट में
मेलिकोना बेसिफेरा के फ्रूट में, और फ्रेंजीड फीडिंग यानी कि जो बहुत बड़ी मात्रा में जो फीड करते हैं चूहे, और जो पॉपुलेशन बूम हो रहा है रैट्स में, जिसको मौतम कहा जाता है, यानी कि एक साइक्लिकल मास बैम्बू फ्लावरिंग है जो कि 48 सालों में एक बार होता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि 48 सालों में ये एक बार होता है। रिसर्चर्स ने ये ऑब्जर्व किया है और लिस्ट किया है सरप्राइजिंगली लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल विजिटर्स। कई सारे जो जानवर हैं वो वहाँ पे आते हैं और उस फल से और उस फूल से जो बैम्बू के ऊपर, यानी कि जो बैम्बू है उसके ऊपर जो आते हैं, बांस के ऊपर जो आता है, उससे अट्रैक्ट होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हाईएस्ट एवर फ्रूट का जो प्रोडक्शन हुआ है बैम्बू में वो 456 किलो का हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तिरुवनंतपुरम का, उसने 2009 से लेके 2022 के बीच में एक स्टडी की है, और एंड इट्स बैम्बू सेतुम के उन्होंने इस पे ऊपर काम किया है, जहाँ पे स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 से लेके 1996 पे। इसको मूली कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो मेलाकोना बेसिफेरा है ये लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बैम्बू है, बांस है, और नेटिव है कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट भारतीय और म्यांमार के आसपास के क्षेत्र का। जब इसमें ग्रेगेरियस फ्लावरिंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फूल उगते हैं, तो बैम्बू में बहुत बड़े बड़े फल भी आते हैं, जिसकी वजह से कई सारे जानवर इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इनमें से जो काले चूहे हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे जो बेरी जैसे जो उसके फल हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, और दे ऑल्सो मल्टीप्लाई रैपिडली, और इसके टाइम पे वो प्रजनन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे उनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिसको हम रैट फ्लड भी कहते हैं, यानी कि चूहों की बाढ़ आ गई है। वंस दी फ्रूट्स आर गॉन, जब एक बार फल ख़त्म हो जाते हैं, अब वो क्या करेंगे? तो उस टाइम पे जो वहाँ पे फसलें हैं, ऑलरेडी जो फसलें उग रखी हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कई जानवरों के साथ साथ कई इंसानों की जान चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, या सूखा ना कह के अकाल पड़ जाता है, फेमाइन आ जाता है। पहले तो ये माना जाता था कि अर्लियर इट वाज प्रिज्यूम दैट हाई प्रोटीन इन फ्रूट्स वाज अट्रैक्टिंग द रैट्स। पहले माना जाता था कि क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से चूहे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन वो प्रोटीन नहीं, शुगर कंटेंट की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाउएवर जो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट की जो स्टडी है 2016 की, उसने ये पाया है कि उन फ्रूट्स में प्रोटीन तो बहुत कम मात्रा में होता है, शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसी की वजह से वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। कह रहे हैं कि विद नो कंसेंसस येट COP27 को एक दिन तक बढ़ा दिया गया है, विद कंट्रीज अनेबल टू अराइव एट अ कंसेंसस। जो 27वां एडिशन है कॉप का जो शर्म अल शेख में चल रहा है उसको एक दिन बढ़ा दिया गया है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनॉग्रेट कर रहे हैं काशी और तमिल की जो मीट चल रही है बनारस में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद फॉर्मली इनॉग्रेट द मंथ लॉन्ग, एक महीने लंबी काशी और तमिल संगमम चल रहा है बनारस में। 30 दिन का इवेंट होगा महीने भर का, जिसको एम किया जा रहा है कि रीडिस्कवरिंग सेंचुरीज ओल्ड बॉन्ड ऑफ नॉलेज एंड एंशियंट सिविलाइजेशनल लिंकेज बिटवीन द कंट्रीज नॉर्थ एंड साउथ। तो ये कहा जा रहा है कि इस इवेंट से हम ये समझेंगे कि कई सदियों पुराना जो रिलेशन है भारत के उत्तर का और दक्षिण का, तमिल का और बनारस का, तो उसको यहाँ पे जोड़ने की बात की जा रही है। काशी तमिल संगमम ये अपने आप में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें कई सारी और मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे कि संस्कृति मिनिस्ट्री है, कल्चर मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना ये है कि अगर हम तमिल को इग्नोर करते हैं तो ये अपना में बहुत ही बड़ी डिससर्विस होगी देश के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द काशी तमिल संगमम इन बनारस ऑन सैटरडे, हाईलाइटिंग द बॉन्ड बिटवीन काशी एंड तमिलनाडु। तो आदि नाम क्या होते हैं? आदि नाम अपना में रिलीजियस लीडर्स हैं तमिलनाडु के, जो अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस और मोनेस्ट्रीज में रहते हैं। उन्होंने ट्रांसलेटेड वर्जन जो है थिरुकुरल, जो एक अपना में बहुत ही फेमस किताब है थिरुकुरल, उसका ट्रांसलेशन भी किया है, जो कि ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी। और कुछ फिर प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स आते हैं, देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में दोनी पोलो पोर्ट जो है एयरपोर्ट, इसको लॉन्च किया गया था, इनॉग्रेट किया गया है ईटानगर में, और 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन भी इनॉग्रेट किया गया है। फिर वर्ल्ड डे ऑफ रिमेंबरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स को सेलिब्रेट किया जाता है तीसरा संडे नवंबर का। हर नवंबर के महीने का जो तीसरा संडे है वो इस रूप में यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है, जिसमें कहा जा रहा है कि 13 लाख लोग हर साल मारे जा रहे हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, जिसमें से 1.5 लाख तो भारत में से ही हैं। TSR सुब्रमण्यम कमेटी जो है उसने 2014 में ये रिकमेंड किया था, जिस तरह से हमारे पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इसी प्रकार से एक इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस भी होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इन्वायरमेंट के अंदर दिक्कतें बढ़ रही हैं, इन्वायरमेंट को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, तो एक सर्विस जो फुल्ली डेडिकेटेड हो इन्वायरमेंट को, वो भी लॉन्च की जानी चाहिए। तो जिस प्रकार से
IAS होता है, इस प्रकार से TSR सुब्रमण्यम कमेटी ने कहा था इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस IES भी होना चाहिए। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स गाइस। इसमें कोई भी डाउट आता है आपको, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, वीडियोस को अंत तक जरूर देखा कीजिए, जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।